वेलकम बैक ऑन स्टडी अड्डा 22। आज हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज ले लेते हैं कि 1757 को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जो बंगाल था, बंगाल का रूल था और उसका जितना भी रेवेन्यू था उसको किसके हाथ में सौंप दिया गया था? तो ईस्ट इंडिया के हाथ में, वो कंपनी के हाथ में वो सारा चीज चला गया था। वहीं बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ था और उसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद जो पूरी सल्तनत थी बंगाल की और पूरा जो उसका कंप्लीट हैंडओवर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 1769 को ग्रेट फेमाइन बंगाल में आया, जो सुखाड़, जो कि इतना बड़ा फेमाइन था जिसके कारण क्या हुआ था कि रेन नहीं हो रहा था, फूड ग्रेन नहीं था, एकदम मतलब कि कम वर्षा हो रही थी, खाने की कमी हो गई थी, जिसके कारण क्या था कि बंगाल का 1/3 पॉपुलेशन उससे अफेक्ट हुआ था और मृत्यु हो गई थी। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था उस समय और उसके साथ ही इसका रीजन ये भी माना जाता है कि जो वो डुअल सिस्टम प्रिवेल कर रहा था बंगाल में, उसको भी इसका रीजन माना जाता है। और जिसके कारण क्या था, पुअर जो फार्मर्स थे वो पूरे तरह से गरीब हो चुके थे, उनके पास खाने के लिए नहीं था कुछ, और मतलब एकदम बंगाल की स्थिति एकदम बद से बदतर हो गई थी। तो चलिए, आज का हम लोग जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हम लोग आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसका बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इसका प्रोविजन क्या है एक्ट का, और साथ में ही ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनीज की जो टेरिटरीज है उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है। द एक्ट वाज पास्ड ड्यू टू मिस गवर्नमेंट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, India government that introduced a situation of bankrupt and the government had to interfere with the affairs of company। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज्यादा मिस गवर्नमेंट हो रहा था उस समय और ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम बैंक करप्ट सिचुएशन में, इंसॉल्वेंट होने के सिचुएशन में आ चुकी थी, जिसके कारण ये प्रोविजन, ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। Regulating Act was passed in the British Parliament in June 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया था? तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जून 1773 को पास किया गया था। इट वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन एंड ऑथराइज्ड डिफाइनिंग द पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विथ रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन पोजेशन। ये क्या था? तो ये पहला पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन था या ऑथराइज्ड रूप से ये डिफाइन किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का कितना पावर है, क्या अथॉरिटी है इंडियन पोजेशन को लेके। तो इसमें याद रखने योग्य क्या है कि जून 1773 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास किया गया था और यह फर्स्ट पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन है या ऑथराइज्ड पावर। इसमें बताया गया कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कितना पावर है। चलिए, तो अब इसके बैकग्राउंड या रीजन इसका जान ले कि इसको पास क्यों किया गया था। तो हम जैसा कि पहले भी बता चुके थे कि बंगाल का जो सिचुएशन था एकदम बद से बदतर हो चुका था, फार्मर की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी, क्राइसिस था, और उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसका शिकार हो चुकी थी, उस पे पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुका था और साथ ही उसने 1 मिलियन पाउंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन के रूप में मांगा था 1772 को। बहुत सारे करप्शंस के रिपोर्ट, कंप्लेन या फिर नेपोटिज्म का कंप्लेन
कंपनी ऑफिशियल से आ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम मतलब कि यहाँ पे एकदम लुटेरों का घर हो चुका था। जो भी आ रहा था यहाँ पे बस अपना अपना जेब भरना चाह रहा था, इसीलिए करप्शन या नेपोटिज्म एकदम बढ़ते जा रहा था। देयर वॉज अ ग्रेट फेमाइन इन बंगाल वेयर अ ह्यूज पॉपुलेशन गेट इफेक्टेड। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका, उस समय एक ग्रेट फेमाइन आया था बंगाल में, जिसके कारण ह्यूज पॉपुलेशन बंगाल का इफेक्ट हुई थी। और साथ में जो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी था जो रॉबर्ट क्लाइव लेके आए थे, उसके कारण भी बहुत सारे दिक्कत आ रही थी। और साथ में ही जो फार्मर थे, जो जनरल पॉपुलेशन थे, फार्मर थे, जनरल पॉपुलेशन फार्मर थे, उनका जो इंप्रूवमेंट था वो एकदम से नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा था। फेमाइन के बाद लोग जो है अपना इंप्रूवमेंट करना चाह रहे थे, एक फार्मर्स अपना इंप्रूवमेंट करना चाह रहे थे, जिसको एक सिरे से नकार दिया जा रहा था, जिसके कारण रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास करने की जरूरत पड़ी। और साथ में ही लॉलेसनेस इंक्रीज्ड इन बंगाल। साधारण सी बात है, समझने योग्य बात है कि अगर जहां पर खाने के लिए नहीं हो, क्राइसिस हो, वहां पे लोग कानून को तो मानने वाले हैं नहीं, भैया अपना लूटो खाओ, अपनी जान बचाओ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब कुछ खाने के लिए नहीं था, जब कुछ लोगों का जिंदगी एकदम खराब हो रही थी, उस समय क्या होता था, लॉलेसनेस तो होना मामूली बात है। द डिफेक्ट ऑफ कंपनी अगेंस्ट मैसूर हैदर अली इन 1769, तो ये भी एक बड़ा रीजन था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पास करने का, इसको लाने का। किसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। चलिए तो अब इसका मेन टॉपिक प्रोविजन क्या थे भैया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के, इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए प्रोविजन के बारे में बात करें तो द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी वेयर रिकॉग्नाइज्ड बाय द फर्स्ट टाइम। इसका क्या मतलब हुआ कि पहली बार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या होगा कंपनी का, इसको फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया इस एक्ट के थ्रू। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन इंडिया का फाउंडेशन इसी एक्ट के द्वारा रखा गया। इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस एक्ट के थ्रू सबसे बड़ा जो काम हुआ वो क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का इंट्रोडक्शन हुआ। द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल was registered as the office of governor as a presidency of Fort William, also known as Governor General of Bengal। तो इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इंट्रोड्यूस किया गया। साथ में ही बंगाल के सबसे फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बने उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंगस। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंगस के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि वॉरेन हेस्टिंगस गवर्नर जनरल पहले बनने से पहले एक साधारण से एम्प्लॉय हुआ करते थे, और उन्होंने जब उनपे बहुत सारे कंप्लेंट या फिर एलिगेशंस लगने लगे तो वो पद से रिजाइन करके वापस वो अपना ब्रिटिश चले, वहां से जहां से आए थे वहां से इंग्लैंड चले गए। और उसके बाद कुछ समय बाद उनके पास पैसे की क्राइसिस होने लगी तो वो वापस गए और बोले कि मुझे फिर से इंडिया जाना है, तो उनको फिर गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट जो इसका प्रोविजन था वो है क्रिएटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। तो नेक्स्ट जो इसका प्रोविजन है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को असिस्ट किया गया था कि गवर्नर जनरल को आप सहयोग कर सके, उनके जो कहें उनके बातों को सपोर्ट कर सके। और जैसे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर को सेलेक्ट किया गया था ताकि वो गवर्नर जनरल को असिस्ट कर सके। नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हाँ, तो नेक्स्ट क्या इसका प्रोविजन है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनका 2 सबऑर्डिनेट बनाया गया बॉम्बे में और मद्रास में। ठीक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हमारा मेन होता है
उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो उसी प्रकार उस समय गवर्नर जनरल जो बंगाल थे वो मेन सबसे सुप्रीम थे और उनका दो सबऑर्डिनेट था, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वेयर मेड सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देयर बाय मेकिंग ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज अल्टीमेट अथॉरिटी। और जैसा कि मैं पहले बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास पूरा अल्टीमेट अथॉरिटी होगा। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट प्रोविजन था उसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट जुडिकेचर ऑफ फोर्ट विलियम। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एस्टेब्लिश से एक चीज का और आया कि इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1774। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम वाज एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता एट 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जज। एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जज के साथ इसको सुप्रीम कोर्ट को 1774 में एस्टेब्लिश किया गया। The jurisdiction of the court extended all the area lying under Bombay, Madras and Bengal presidency। और जो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन था, क्षेत्राधिकार था, वो बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के प्रेसिडेंसी के अंदर जितने भी क्षेत्र आते थे उसको ये कवर करता था। इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड इट्स पावर एक्सटेंडेड टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था, ये दोनों मामले देखा करती थी, दीवानी फौजदारी यानी सिविल और क्रिमिनल केसेस। जजेस वेयर केम फ्रॉम इंग्लैंड, जज जो थे वो इंग्लैंड से आए थे। और द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो थे सर एलिजेट इम्पेयर। सर एलिजेट इम्पेयर के बाद हो गया। नेक्स्ट इसका जो प्रोविजन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाने का मेन मकसद था रिफॉर्म द कर्ब करप्शन। जैसा कि हम लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन बहुत बढ़ चुका था, लोग अपना जेब ज्यादा भरना सोच रहे थे, कंपनी का फायदा को कम ध्यान दे रहे थे, प्राइवेट जो है ट्रेड करने लगे थे। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए कंपनी ने इसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को इंट्रोड्यूस किया। चलिए आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो है ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। चलिए इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें इस एक्ट के। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि गवर्नर जनरल के पास कोई भी तरह का वीटो पावर नहीं दिया गया था। ठीक है, और साथ में क्या था कि गवर्नर जनरल जो है फ्री और इंडिपेंडेंट नहीं था कोई भी डिसीजन लेने के लिए, वो बाउंड था। किसके लिए बाउंड था? तो मेजोरिटी जब तक नहीं सहमत होगा तब तक उसका कोई भी बात नहीं मान सकते। इसीलिए गवर्नर जनरल को एक पपेट की तरह यूज बस किया जा रहा था। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स था इसका। साथ में ही जो गवर्नर जनरल जो थे और उनके सबऑर्डिनेट थे, उनके पास अल्टीमेट पावर था, उनके हाथ में ही सारा कुछ पावर था, जिसके कारण जो करप्शन था वो भी कुछ चुनिंदा लोगों के पास चला गया था, करप्शन करने का पावर। और साथ में ही इसके कारण क्या हो रहा था, वीक हो रहा था एडमिनिस्ट्रेशन एट लोअर लेवल। लोअर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वीक होते जा रहा था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजिंग रिगार्डिंग द पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कंफ्यूजन हो गया था कि पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट का और जुरिडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को लेके बहुत सारा दिक्कत आ रहा था उस समय कि वो उसका क्या क्या पावर है या फिर उसका क्या क्षेत्राधिकार है। दिस एक्ट also failed to address the concern of Indian natives who were actual suffer। इस एक्ट को लाने के बाद भी जो इंडिया में जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे या फिर फार्मर जो सफर कर रहे थे या जनरल पब्लिक जो सफर कर रहे थे, उसको ये प्रिवेंट नहीं कर पाया, उस जो मेन पर्पस था उसको कम नहीं कर पाया। इट डिड नॉट स्टॉप करप्शन एमंग द कंपनी ऑफिशियल। और ये एक्ट जो है करप्शन को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, करप्शन आज भी हो रहे थे और जिसके लिए आया था उसके लिए ये फेल हो गया। तो आज हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पढ़े, इसका इंट्रोडक्शन के देखे, बैकग्राउंड देखे, हिस्ट्री इसके बारे में बात किए, प्रोविजन इसका और ड्रॉबैक के बारे में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब तो जरूरी कर दें। चलिए, थैंक यू।